Hello students, now in this video we will deal the chapter tissue ऊतक। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, तो हम लोग हाफ पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू अगर हम लोग बात करें तो जंतुओं में हर सेल्स अपना अपना ग्रुप बनाता है और वो एक खास फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो एक टाइप डिवाइड होते चला जाता है, यानी कि फंक्शन यानी कि टाइप यानी कि फंक्शन। तो हर टिश्यू का टाइप अलग अलग यानी कि फंक्शन अलग अलग। तो हम लोग टाइप 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और उसमें भी फंक्शन आते चला जाएगा। तो 4 टाइप्स होते हैं एनिमल टिश्यू के: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मसल्स और नर्व सिस्टम यानी कि नर्व टिश्यू। एपिथेलियम का अगर बात किया जाए उसमें 4 कैटेगरी आता है। एपिथेलियम सबसे पहले यह बात कर लिया जाए कि होता कहाँ पे है। तो ये जितने भी स्किन वगैरह देखता हूँ हम लोग देखते हैं स्किन वगैरह, यानी कि जितने भी कवर करने वाला पार्ट है, यानी कि मेम्ब्रेन जो एक थैलानुमा बॉडी को कवर करता है, वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो एपिथेलियम एक अरेंजमेंट अपने आप में होता है। अरेंजमेंट लेयर बाय लेयर अरेंज होता है वो, तो लेयर बाय लेयर अरेंज होता है। और सिंगल लेयर को भी हम लोग एपिथेलियम उस समय उसको कहा जाएगा स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम। और जब वही स्क्वैमस लेयर क्रिएट करता चला जाएगा तो उसी स्क्वैमस को हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। तो सल्की का मतलब होता है कि एक सल्क रूप में, सीट के रूप में बिछा हुआ, चपटा चपटा, ठीक है। और भी होते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे हम लोग अगर डॉक्टर निडल सिरिंज अगर देते हैं, जो भी मटेरियल अगर बॉडी में एंटर कर रहा है तो एक न एक बार एपिथेलियम टिश्यू से होकर गुजरेगा। और एपिथेलियम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन पारगम्य झिल्ली, नीडल हो या कोई बॉडी से वायरस एंटर कर रहा हो, एक न एक बार वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो होकर गुजरता है, नीडल भी हो। इसके बाद आता है एपिथेलियम का ही कॉलमनर, स्तंभाकार। स्तंभाकार में हम लोग जनरली देखते क्या है कि एक आता है सिलिया। जैसे हम लोग ये कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो कि सांस लेते हैं तो वो नली जो जाता है उस नली के अंदर। अब वो करता क्या है कि वो हेयरी स्ट्रक्चर होता है, तो एक दूसरे से वो मूव करते रहता है। तो मूव करते समय उसका जो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस जो बनता है, वो म्यूकस एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होता है। वही डिस्प्लेसमेंट के कारण हम लोग को स्नीजिंग होता है, छींकते हैं हम लोग। तो सिक्रेशन में वो काम आता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, जहाँ भी वो काम हो रहा है वहाँ पे आपका ये टिश्यू यूज हो जाएगा। कौन सा एपिथेलियम? तो ये एपिथेलियम हो जाएगा आपका सिलिया स्ट्रेटिफाइड या सिलिया एपिथेलियम, इसको कहेंगे, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम में किडनी के जो ट्यूबल्स हैं वहाँ पे, या सलाइवा ग्लैंड जहाँ पे है, तो ये ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे हमारा कुछ सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, यानी कि मेड ऑफ क्यूबिकल टिश्यू। ये इसका सेल्स क्यूबिकल टाइप का आता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसका मैकेनिकल सपोर्ट करता है? तो
तो आपका जहाँ पे सलाइवा ग्लैंड है, किडनी का ट्यूबल्स है, वहाँ पे इसके पास सिक्रेशन कैपेबिलिटी होती है और यही आगे जाकर के ग्रैनुलर एपिथेलियम बनाता है। नेक्स्ट टाइप्स एपिथेलियम यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप में हम लोग मूव करते हैं, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में ब्लड सेल सबसे महत्वपूर्ण सेल है, ब्लड टिश्यू। ब्लड मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज होता है, यानी कि उसके अंदर गैप भी होगा तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस काफी मात्रा में होते हैं और इसके गैप में जेली लाइक लिक्विड, वो जेली लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और कंडेंस्ड भी हो सकता है। तो ये आपका फॉर्म पे डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे वो है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा कम है तो कंडेंस्ड फॉर्म में, थोड़ा सा और कम है तो और भी ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में जेली लाइक। वो जेली लाइक लिक्विड जो होता है वो आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में पूरा का पूरा ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट, हार्मोन्स आपका सस्पेंडेड मोड में फ्लोटिंग करते रहता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। गैसेस, फूड, प्रोटीन्स एंड एक्सक्रीटेड मटेरियल्स, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, पार्ट बाय पार्ट टू पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट टाइप अगर हम लोग देखें कनेक्टिव टिश्यू का, पहला तो ब्लड सेल हो गया। नेक्स्ट है बोन, अस्थि। अस्थि भी कनेक्टिव टिश्यू का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें आपका ये हम लोग का पसली क्रिएट करता है, डायफ्राम, और सपोर्ट्स आवर बॉडी। स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। बोन सेल भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही अरेंज होता है। इसके पास कैल्शियम और फास्फोरस महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। बिना कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डी नहीं बनेगा। जहाँ पे दो हड्डी जुड़ रहे हैं वहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू यूज होता है और वो होता है लिगामेंट्स, स्नायु। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और मजबूत भी होता है। जहाँ पे मसल्स और बोन जुड़ रहे हैं वहाँ पे उसको हम लोग कहेंगे कंडरा, टेंडन, इंग्लिश में टेंडन। दो हड्डी जुड़ रहे हैं तो स्नायु, हड्डी और मसल जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? कंडरा, टेंडन। ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, कंडरा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मसल्स को मूव करने की जरूरत नहीं है। कंप्रेसिबल है लेकिन मूव करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड वे में है। इसके बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज। अस्थि का ही सॉफ्ट पार्ट होता है उपास्थि। कान, नाक और कंठ, ऐसे जहां जहां भी सॉफ्ट अस्थि जहां मिलते हैं हड्डी, वो उपास्थि कहलाते हैं, कार्टिलेज। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है। इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है और इसके पास भी हड्डी की तरह ही सॉलिड मैट्रिक्स होता है और इसका मैट्रिक्स जो बना होता है प्रोटीन और शुगर का, शर्करा का, और ये जॉइंट बनाता है। कैसा? तो एकदम स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। ये कहाँ कहाँ मिलता है? आँख, कान, वोकल कॉर्ड, रिस्पिरेट। नेक्स्ट है हमारा एरियोलर। एरियोलर कहाँ मिलेगा? स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल के चारों ओर, वेसल के चारों ओर और बोन मैरो के अंदर। ये ब्लैंक यानी कि गैप के को फिलअप करता है एरियोलर, और ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है और ये जनरली यूज होता है रिपेयरमेंट के वक्त। जो भी हम लोग का टिश्यू खराब हो रहा होता है तो उस समय रिपेयरमेंट यही करता है। नेक्स्ट है एडिपोज, वसामय ऊतक। एडिपोज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है और साथ ही साथ
ये कहाँ मिलेगा? स्किन के नीचे और जस्ट मसल्स के ऊपर, यानी कि स्किन और मसल्स के बीच में ये भी मिल सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्टोरिंग की वजह से ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हीट का, यानी कि हीट का इंसुलेशन ये कर पाता है। और इसके सेल्स फैट ग्लोबल्स से भरे होते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। इसके सेल्स बहुत ही लंबे होते हैं और वो लंबे टिश्यू सबसे पहले मसल फाइबर बनाते हैं। मसल फाइबर फिर मिलकर बनते हैं मसल। इसके बाद ये मसल्स हम लोग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा बॉडी मूव करता है तो इसी की वजह से। हमारा मसल जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स, संकुचनशील प्रोटीन। हमारे बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो हमारे विल पे डिपेंड करता है, हमारी इच्छा पे कि हम ये करना चाह रहे हैं और कर लेते हैं। जैसे हाथ मूव करना, पैर से चलना, बोल लेना, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जिस पे हमारा वश नहीं चलता है, वो हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे छींकना, खांसना भी हो सकता है। लेकिन हृदय का धड़कना, फेफड़ा का अंदर का काम, ये स्टूमली प्रोसेस अलग चीज है जिसमें हमारा कोई जोर नहीं होता है। तो वॉलंटरी में क्या किया जाएगा? वॉलंटरी जिस मसल से बनना होता है उसको हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, जो कि बोन से रिलेटेड होता है। ये डार्क कलर और डार्क बैंड, लाइट कलर, डार्क कलर, ये एक बैंड धारी के रूप में भी नजर आता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिएटेड मसल्स। इनवॉलंटरी इसको कहते हैं नॉन स्टेरिएटेड, यानी कि अनस्टेरिएटेड मसल्स। डाइजेशन ऑफ फूड वहां पे मिलेगा, यानी कि वहां पे हमारा कोई जोर नहीं है। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड, आइरिस पलक का झपकना, वहां पे हमारा कोई जोर नहीं है। यूरेटर्स, ब्रोजिन्स ऑफ लंग्स, ये सारे जगह पे हम लोग का कोई बस नहीं चलता है। हमारी इच्छा शक्ति यहाँ पे काम नहीं करती है। इनवॉलंटरी सेल्स का बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसका एक एंड स्पिंडल टाइप का घुमा हुआ रहेगा। अगर हृदय की बात करें तो वही हार्ट कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अनस्टेरिएटेड ये कार्डियक मसल्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू आप एक पेड़ की जड़ के जैसे उसका ब्रांचिंग देखेंगे। जो ब्रांचिंग होते हैं उसको कहते हैं डेंड्राइट। और ये क्योंकि एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। और ये मान लीजिए कि ये न्यूरॉन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इसका ब्रांच, तो ये डेंड्रॉन कहे जाएंगे। और डेंड्रॉन के बीच में गैप जो होगा वो सैकोन कहे जाएंगे, सैकोन। और ये जो इसका एक स्टेम टाइप का जो गया हुआ है, एक लंबा सा, तो ये लंबा सा जुड़ते जुड़ते जाता है, ठीक है। ये एक पार्ट को हम लोग कहेंगे, एक पार्ट और दूसरे पार्ट को ज्वाइंट को कहेंगे हम लोग एक्सोन। और लास्ट में जो ऐसा ही एक न्यूरॉन को जोड़ने का कैपेबिलिटी के लिए एक रूट टाइप का फैला होता है, उस रूट को हम लोग कहेंगे एंड ऑफ नर्व्स, एंड ऑफ नर्व्स। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी तरह का डाउट है, यू कैन राइट, यू कैन सेंड मैसेज। थैंक यू, गुड लक।